हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार आपको ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11 के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को कराने जा रहे हैं माइंड मैप सीरीज के थ्रू, जिसमें हम माइंड मैप के जरिए आपको पूरा चैप्टर को कवर कर देंगे। लेक्चर लगभग 1 घंटा के लगभग होगा, जिसमें हम हर एक टॉपिक को आपको कवर कर देंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि पाचन एवं अवशोषण। तो इसमें सबसे पहले हम मेन टॉपिक क्या है, टॉपिक को देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, अगर हम बताएं इसमें हम क्या क्या पढ़े थे। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़े थे फूड, मेजर फूड ऑफ कंपोनेंट। फिर डाइजेशन प्रोसेस पढ़े थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट पढ़े थे, डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़े थे, सिक्रेशन पढ़े थे, डाइजेशन प्रोसेस पढ़े थे, स्पेसिफिक डाइजेशन पढ़े थे, इन प्रोडक्ट पढ़े थे। फिर अंत में हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़े थे। अंत में हम लोग क्या पढ़े थे, अंत में हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़े थे। देखिए, इन प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन पढ़े थे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, इंजेक्शन पढ़ेंगे और अंत में हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से चलते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड की ओर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। मेन टॉपिक क्या है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। इसमें हम लोग 3 चीज पढ़े थे कि अगर हम लोग खाना में क्या क्या खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं, फैट खा सकते हैं, विटामिन खा सकते हैं, मिनरल खा सकते हैं या वाटर खा सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड में देख लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। तो डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन क्या था, डाइजेशन हम लोग क्या बताए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ, वही चीज क्या लिखा हो कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर सिंपल चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बताए थे एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल से जो ग्लैंड जुटा हुआ उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले क्या देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग क्या क्या बताए थे। एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या बताए थे, हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले आपको हम बकल कैविटी बताए थे। क्या बताए थे, बकल कैविटी। फिर हम लोग फेरिनक्स बताए थे, इसोफेगस बताए थे, और एसोफेगस स्फिंक्टर बताए थे। इसमें बताए थे पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बताए थे, स्टोमच बताए थे, पाइलोरिक स्फिंक्टर और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरल कैविटी में क्या क्या पढ़े थे। तो ओरल कैविटी में हम टीथ पढ़े थे, टंग पढ़े थे, और टीथ, टंग और प्लेट्स पढ़े थे। तो सबसे टीथ में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, टीथ में हम डेंटिशन का मतलब समझे थे, डेंटल फार्मूला क्या होता है ये समझे थे, विजडम टीथ क्या होता है ये समझे थे, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ समझे थे, और डेंटोब्लास्ट समझे थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेंटिशन। तो डेंटिशन में हम किन टॉपिक को पढ़े थे, डेंटिशन में बताया था कि हम टीथ को 3 चीज कह सकते हैं। पहला कह सकते हैं थिकोडेंट, हेटेरोडेंट और डाइफाडेंट। थिकोडेंट हम क्या बताए थे, थिकोडेंट बताया था कि जो टीथ है एक सॉकेट में क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट, यानी कि कोई भी टीथ एक जबड़ा में फंसा रहता है। हो गया। उसके बाद हम लोग हेटेरोडेंट पढ़े थे। हेटेरोडेंट में हम क्या क्या पढ़े थे कि दांत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टीथ होता है। फर्स्ट हम बताए थे कि इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। उसके बाद हम डाइफाडेंट पढ़े थे। इसमें हम बताए थे कि जो टीथ है लाइफ में 2 बार आता है, यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ इन लाइफ टाइम, यानी कि कोई भी ह्यूमन के लाइफ में दांत कितना बार होता है, 2 बार। पहला बार आया तो उसको मिल्क टीथ कहे, और मिल्क टीथ की अगर बाद आया तो उसको क्या कहे, परमानेंट टीथ कहे। समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हम लोग डेंटल फार्मूला बताए थे। तो डेंटल फार्मूला हम क्या बताए थे, डेंटल फार्मूला हम बताए थे अडल्ट का बताए थे और चाइल्ड का बताए थे। अडल्ट में हम क्या बताए थे, 21 टेस्ट, 21 टेस्ट, इंसीजर 2 होगा, केनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होगा, मोलर क्या होगा
3 होगा, यानी कि 21 10 हो गया। चाइल्ड में हम लोग आप लोग क्या बताए थे, चाइल्ड में बताए थे 21 21 0 2, इंसीजर 2/2, केनाइन हो जाएगा 1/1, प्री मोलर 0/0, मोलर कितना हो जाएगा 2/2। समझ में आ गया। उसके बाद हम विजडम टीथ बताए थे, तो विजडम टीथ क्या बताए थे कि 20 साल के बाद जो दांत आता है उसको क्या कहते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ कौन सा टीथ होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है, कौन सा दांत होता है, तो एक आईसीपीएम क्या होता है, मोलर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में क्या बताए थे, क्राउन, नेक और रूट। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्राउन, बीच वाले भाग को नेक और सबसे निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। फिर ओडेंटोब्लास्ट का मतलब समझाए थे। ओडेंटोब्लास्ट क्या बताए थे कि इन पल्प सिक्रेटेड डेंटाइन, दांत क्या होता है उसका, डेंटाइन रिलीज करता है। उसके बाद हम टंग में आ जाते हैं, तो टंग के बारे में हम क्या क्या बताया था कि टंग एक मसल है, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्रीली मूवमेंट है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अटैच उस पर फ्रीनूलम होता है, फ्रीनूलम यानी कि नीचे से अटैच जो रहता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीनूलम। ऊपरी सरफेस पे एक पेपिला जैसा स्ट्रक्चर था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, उसको क्या कहते हैं, पेपिले कहते, क्या कहते हैं, पेपिले कहते हैं। सम पेपिलाई हैव द टेस्ट बड, उसी पेपिला में कुछ क्या होता है, टेस्ट बड होता है। क्या होता है, टेस्ट बड। चलिए आगे देखते हैं। और प्लेट, प्लेट तो सिंपल बताया था कि रूट होता है, आगे वाला हार्ड होता है, पीछे वाला क्या होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, बकल कैविटी देख ली। अब हम लोग देखते हैं फिर इसमें क्या क्या बताया था कि कॉमन पासेज जहां से फूड भी जा रहा है और हवा भी आ रहा है, उन पासेज को हम क्या कहेंगे, फेरिनक्स। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस यानी कि फेरिनक्स के बाद क्या आता है, इसोफेगस आता है। ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स भी है, लेरिंग्स, फेरिनक्स के नीचे क्या है, लेरिंग्स है। ग्लोटिस, ग्लोटिस में हम आपको एपिग्लोटिस बताए थे, कवरिंग द एपिग्लोटिस फ्लैप, एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस ड्यूरिंग द स्वेलिंग। अगर हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो ग्लोटिस क्या करता है, ढक देता है विंड पाइप को। ईसोफेगस बताए थे, ईसोफेगस में हम आप लोग को क्या बताए थे, ईसोफेगस क्या बताए थे कि ईसोफेगस एक नैरो ट्यूब है, क्या है, नैरो ट्यूब है। उसका लेंथ कितना होता है, अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर होता है। कहां तक जाता है, लिस्ट टू स्टोमच, यानी कि ईसोफेगस फेरिनक्स से होकर होते हुए कहां जाता है, स्टोमच पासेस थ्रू द डायफ्राम, यानी कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम से क्या करता है, पास करते हुए कहां चल जाता है, स्टोमच, यानी कि स्टोमच कहां पे, लेफ्ट साइड। इसी में हम बताया था कि एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम ईसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। कैसा होता है, रिंग मस्कुलर बिहाइंड द ईसोफेगस, ईसोफेगस के पीछे होता है, यानी कि नीचे। कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड टू स्टोमच, यानी कि स्टोमच में फूड को क्या करे, जाने से कंट्रोल करता है। एक और है कि जब हम लोग मूवमेंटिंग करते हैं, इसमें भी इसका कंट्रोल रहता है ताकि भोजन वापस फिर से बाहर ना जाए। इसमें बताया था कि एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टेलिस मूवमेंट कहते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस। बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल होता है और सर्कुलर होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, यानी कि कोई मान लीजिए कि ऐसे पाइप है ईसोफेगस का, इसमें ऐसे हो रहा है तो सर्कुलर, और भोजन ऐसे नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं स्टोमच। ईसोफेगस के बाद कहाँ आया, स्टोमच। तो बताया था कि स्टोमच एक लार्ज जे साइड क्या है, थैली है, लोकेटेड बिलो द डायफ्राम एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में क्या है, लेफ्ट साइड में है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। इसमें बताया थे कि 3 पार्ट बताए थे, 3 पार्ट बताए थे। पहला कार्डियक बताए थे, फंडिक बताए थे और पाइलोरिक बताए थे। फर्स्ट कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। फिर पाइलोरिक इंस्पेक्टर बताए थे कि स्टोमच से सबसे निचला वाला भाग क्या है, पाइलोरिक है, तो पाइलोरिक के नीचे रहता है पाइलोरिक स्फींक्टर। ये इसका काम क्या है कि भोजन को स्टोमच टू ड्यूडेनम अगर जा रहा है तो उसको क्या, रेगुलेट द फूड फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में भोजन कितना जाएगा, कितना अमाउंट में जाएगा, कैसे जाएगा, कौन रेगुलेट करता है, पाइलोरिक। अब हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या बताए थे कि एक लॉन्ग हाईली क्वाइल्ड सिलेंडर जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। लेंथ लगभग बताए थे 2 सेंटीमीटर, भले इसका चौड़ाई रहता है, डायमीटर रहता है। अब इसमें भी हम 3 पार्ट बताए थे, डेडुनम जेजुनम ऑफ इलियम, डेडुनम जेजुनम ऑफ इलियम बताए थे। डेडुनम के बारे में हम लोग क्या बताए थे,
डेडुनम बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। शेप कैसा होता है, यू शेप होता है। एरिया ऑफ डाइजेशन यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। रिसीव द कॉमन ओपनिंग फ्रॉम द बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम क्या बताए थे, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट बताए थे। उसके बाद हम जेजुनम आते हैं, तो जेजुनम में क्या बताए थे, क्वाइल एंड लॉन्गर होता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं है। अब इलियम, इलियम में क्या बताया था कि हाईली क्वाइल्ड होता है, ओपन इनटू, अंतिम पार्ट है इलियम, तो इलियम जाके कहाँ खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, ओपनिंग इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूरा पता चल गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फट, फट क्या बताया, फट बताया कि लॉन्ग होता है, क्वाइल होता है, सिलेंडर होता है, 7 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में क्या बताया, ड्यूडेनम, जेजुनम ऑफ इलियम। डेडुनम के बारे में क्या बताया कि फर्स्ट पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, यू शेप होता है, एरिया ऑफ डाइजेशन होता है, और बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है, रिसीव करता है। जेजुनम सिंपल क्वाइल होता है। इलियम के बारे में क्या बताया कि हाईली क्वाइल्ड होता है, ओपनिंग इनटू लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग क्या बताए थे कि लार्ज इंटेस्टाइन का लंबाई, लंबाई लगभग कितना होता है, लेंथ 1.5 मीटर होता है। इसमें बताया थे कि 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कौन कौन बताए थे, सीकम बताए थे, कोलम बताए थे, रेक्टम। इसमें क्या बताए थे, इसमें बताए थे कि स्मॉल ब्लाइंड चेक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है। नो रोल इन न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसके नीचे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। इसमें विटामिन B12 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कॉलम बताए थे 3 प्रकार के बताए थे, बोले ना, एसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम, इसमें बताए थे। रेक्टम, रेक्टम में क्या होता है कि जहाँ पे मल मूत्र आके जमा हो रहा है उसको क्या कहेंगे, रेक्टम कहेंगे। और फिर जाके कहाँ पे खुलता है, एनस के थ्रू कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। चलिए, यानी कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में सब चीज बता दिए। हार्ट बताया, ओरल कैविटी, फेनक्स, इसोफेगस, इसोफेगस स्फिंक्टर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बता दिए, स्टोमच बता दिए। स्टोमच के बाद हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बताया, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम चलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड में, चलते हैं। कहाँ चलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड में देखते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड में हम क्या क्या बताए थे, तो पहला बताए थे सलाइवरी ग्लैंड। क्या बताए थे, पहला सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में हम लोग क्या बताए थे, सलाइवरी ग्लैंड या तो क्या रिलीज करेगा, सलाइवा रिलीज करेगा। कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड द बकल कैविटी। कहाँ, आउटसाइड द बकल कैविटी। इनमें 3 पेयर्स बताए थे। 3 पेयर्स में क्या क्या बताए थे, 3 पेयर में पहला बताए थे पैराटीड होता है जो सबसे लार्जेस्ट होता है। सब लिंगुअल बताए थे, सब मैक्सिलरी बताए थे। सब मैक्सिलरी का दूसरा नाम बताया था कि सब मैंडिबुलर भी होता है। तीनों ग्लैंड का नाम पता चल गया, पैराटीड ग्लैंड, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी। उसके बाद आगे देखते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब देखते हैं लीवर। अब क्या देखते हैं, लीवर। लीवर के बारे में हम लोग क्या बताया कि लीवर क्या निकालता है, बाइल निकालता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। वेट कितना बताया था, लगभग 1.5 kg होता है। बाइल लोब होता है, 2 लोब होता है। इसको लोब को क्या कहते हैं, हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। क्या निकालेगा, बाइल से निकालेगा। हिपैटिक लोब्यूल में हम क्या बताए थे कि सबसे फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, लीवर है। इसमें क्या बताए थे कि ईच लोब डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, में हर एक लोब क्या लोब्यूल्स में डिवाइड है। कंपोज ऑफ द हिपैटिक सेल, यानी कि लीवर किससे बना हुआ है, हिपैटिक सेल से बना है। हिपैटिक सेल क्या निकालता है, बाइल्स निकालता है। और कोवर्ड बाय द लीवर के बाहरी कोवर को हम क्या कहते हैं, गिलिसंस कैप्सूल कहते हैं। थिन होता है, पहला कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ में आ गया, लीवर के बारे में जान गए। चलिए, अब उसके बाद हम चलते हैं गॉल ब्लैडर, यानी कि जो लीवर निकाला वो अब जाके कहाँ पे जमा होगा, गॉल ब्लैडर में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय। तो इसमें क्या बताते हैं कि एक थिन मस्कुलर सेक है, यानी कि एक मस्कुलर क्या है, थैली है। स्टोर क्या करेगा, कंसंट्रेटेड बाइल जूस, यानी कि जो बाइल लीवर से निकला हुआ आके कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। कैपेसिटी कितना बताए थे, 40 से 60 ml बताए थे। वेल और हॉर्स और रेट में क्या बताए थे,
एब्सेंट होता है उसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिला के क्या बनता है, कॉमन डक्ट बनता है। क्या बनता है, कॉमन डक्ट। और बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिला के क्या बताता है, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट बनता है। हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे लिखा रहा था, ड्यूडेनम में लिखा रहा था। यानी कि कॉमन हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट कंट्रोल बाय द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, यानी कि हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब हम लोग चलते हैं पैंक्रियाज की ओर। पैंक्रियाज में हम लोग क्या बताए थे, पैंक्रियाज में क्या बताए थे, देखिए पैंक्रियाज में बताया थे कि लोकेटेड बिटवीन द स्टोमच एंड ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम नीचे है, स्टोमच ऊपर, इसके बीच में क्या है, पैंक्रियाज है। सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है, लीवर, और सेकंड लार्जेस्ट क्या है, पैंक्रियाज है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि एक्सोक्राइन भी होगा और इंडोक्राइन भी होगा, यानी कि हार्मोन भी निकालेगा और जूस भी निकालेगा। पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू बाइल डक्ट इनटू ड्यूडेनम, यानी कि पैंक्रियाटिक डक्ट सिंपल कहां पे ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम में हो रहा है। ये क्या निकालेगा, पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा। जब हम लोग आते हैं स्टोमच, स्टोमच में क्या बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ पे पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फाउंड द स्टोमच वॉल, यानी कि अमाशय के दीवार। इसमें क्या बताया, थ्री टाइप्स का सेल बताए थे। पहला बताए थे म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या निकालेगा, म्यूकस निकालेगा, श्लेष्मा चिप सेल या जाइमोजेन सेल निकालेगा। जाइमोजेन सेल क्या निकालता है, इनएक्टिव हार्मोन निकालता है। और ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, ये क्या निकालता है सेल, तो म्यूकस सेल के बारे में समझते हैं। म्यूकस सेल में हम क्या बताए थे कि सीक्रेट म्यूकस क्या निकालेगा, म्यूकस निकालेगा। उसके बाद हम चिप सेल के बारे में क्या बताए थे, चिप सेल क्या बताए थे कि पेप्सिनोजन निकालता है। पेप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव है, यानी कि सीक्रेट पेप्सिनोजन एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकालता है, जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल के बारे में बताया था। ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालता है, एचसीएल निकालता है। और सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर एसिड विटामिन बी 12 का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। समझ में आ गया इतना चीज, यानी कि हम आपको क्या कहते हैं, क्या ये थी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में क्या बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको स्टोमच में मिलेगा। थ्री टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, म्यूकस सेल, जाइमोजेन सेल, ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस सेल बताया कि म्यूकस निकालता है, जाइमोजेन सेल पेप्सिनोजन निकालेगा, और ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालेगा, एचसीएल निकालेगा। अब ये जो एचसीएल निकाला उस एचसीएल का फंक्शन क्या है, काम क्या है, उस एचसीएल का काम क्या है, तो काम देख लेते हैं। हम इसमें आप लोग को क्या बताए थे कि पहला तो इनएक्टिव सलाइवरी एमाइलेज, जो सलाइवा से है उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। कहा इनएक्टिव कर देगा, कहा थे कि स्टोमच का पीएच 1.5 है, और यहाँ का पीएच क्या बताए थे, थोड़ा सा मतलब इससे कम होता है, इसका पीएच ज्यादा होता है, मतलब क्षारीय टाइप का नेचर होता है, इनएक्टिव होता है। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरस है, जो भी पैरासाइट है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको क्या कर देगा, मार देगा। पीएच कितना बताया तो 1.2 से 2.5। और कन्वर्ट पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया, चलिए यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के भी बारे में समझ गए। अब समझते हैं इंस्टेटाइनल ग्लैंड क्या है, इंस्टेटाइनल ग्लैंड। तो इंस्टेटाइनल ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या बताए थे, इंस्टेटाइनल ग्लैंड बताया था कि एक ट्यूबुलर थ्रू है और स्मॉल इंस्टेटाइन में पाए जाने वाले ग्लैंड को क्या कहेंगे, इंस्टेटाइनल। इसमें टू टाइप्स बताए थे। टू टाइप्स हम लोग क्या 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 बताए थे, टू टाइप्स क्या बताए थे, एक क्रिप्ट ऑफ लबरकुन बताए थे, ग्लैंड्स ऑफ बर्नर। तो ग्लैंड्स ऑफ बर्नर के बारे में सिंपल हम बताए थे कि ग्लैंड्स ऑफ बर्नर कहाँ पाया जाता है, ड्यूडेनम में पाया जाता है। तो क्रिप्ट ऑफ लबरकुन के बारे में समझ लेते हैं। इसमें हम क्या बताए थे, इसमें हम आप लोग के बताए थे कि गॉबलेट सेल होता है। गॉबलेट सेल क्या निकालता है, म्यूकस निकालता है। पीनस सेल क्या निकालता है, एंजाइम निकालता है। और फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ जीआई ट्रैक्ट ऑफ क्या, इपिथेलियन, ये भी बताए थे। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसमें क्या बताया था कि ओनली प्रेजेंट इन ड्यूडेनम ऑफ सब म्यूकोसा, क्या निकालता है, म्यूकस निकालता है। यानी कि सिंपल ग्लैंड्स ऑफ बर्नर के बारे में क्वेश्चन आएगा, नीट में भी क्वेश्चन आया था कि ग्लैंड्स ऑफ बर्नर कहाँ पे पाया जाता है, तो ड्यूडेनम पाया जाता है। समझ में आ गया, चलिए यानी कि हम लोग क्या देख लिए, इंस्टेटाइनल ग्लैंड भी देख लिए, यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में पूरा पढ़ लिए। पहला पढ़े सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंस्टेटाइनल ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिए, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में क्या हुआ, पढ़ लिए। अब हम लोग समझते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट। तो हिस्टोलॉजी ऑफ गट में हम क्या बताए थे,
हिस्टोलॉजी ऑफ गट में हम क्या बताए थे आप लोग, इस सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, सीरोसा, आउटर लेयर क्या होता है, सीरोसा होता है, स्मूथ इसमें मसल होता है, सब म्यूकोसा क्या बताए थे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होगा, ब्लड होगा, लिम्फ। म्यूकोसा सबसे अंदर वाला लेयर क्या है, म्यूकोसा ये क्या, सीक्रेट एंड एब्जॉर्प्टिव सेल होता है। अब बताए थे रूगे, क्या बताए थे, रूगे स्टोमच में पाया जाने वाले गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, रूगे। इरेगुलर फोल्ड इन स्टोमच म्यूकोसल लेयर। बिलाई क्या बताया था, बिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बताए थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बताया तो उसको क्या कहते हैं, बिलाई। अप्रोक्स इसका कितना बताया था लंबाई, 0.5 से 1 मिलीमीटर होता है। माइक्रो भिलाई बताया था कि भिलाई के ऊपर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो भिलाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल देख सकते हैं। भिलाई एंड माइक्रो भिलाई इंक्रीज सरफेस एरिया और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, यानी कि भिलाई और माइक्रो भिलाई क्या करता है, भोजन को पाचन और शोषण में क्या करता है, सरफेस एरिया ज्यादा देता है तो ज्यादा बढ़िया से काम हो पाता है। समझ में आ गया, चलिए, यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ गट भी देख लिए। उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में हम क्या बताए थे, डाइजेस्टिव एंजाइम हम लोग आप लोग को बताए थे कि हाइड्रोलेज होता है, हाइड्रोलेज इन नेचर होता है। हाइड्रोलेज इन नेचर मतलब क्या बताए थे, ग्रुप ऑफ एंजाइम फ्रॉम द डाइजेस्टिव सेल इंपॉर्टेंट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर होने वाले डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बताए थे, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में क्या होता है, एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो कि कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में टाइलिन बताए थे। पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, एक सलाइवरी एमाइलेज होता है, हम यहाँ पे आपको सलाइवरी एमाइलेज का जिक्र करते हैं। और माल्टोज बताए थे, माल्टोज को पचाने वाला एंजाइम कौन होगा, माल्टेज होगा, क्या होगा, माल्टेज होगा। उसी प्रकार प्रोटीएज बताए थे, तो प्रोटीएज में क्या बताए थे, एमाइनो पेप्टाइडेज बताए थे और डाइपेप्टाइडेज बताए थे। डाइपेप्टाइडेज क्या करता है, डाइपेप्टाइड्स को किसमें चेंज कर देता है, अमीनो में चेंज कर देता है। लाइपेज बताए थे, लाइपेज किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। समझ में आ गया, चलिए। उसके बाद सिक्रेशन देख लीजिए। सिक्रेशन में हम लोग आप लोग को क्या बताए थे, सलाइवा बताए थे। सलाइवा कौन निकाला, सलाइवरी ग्लैंड निकाला। सलाइवा में क्या क्या निकाला, सलाइवा कितना निकला था, पहले सलाइवा बनता किससे, फॉर्म फॉर्म फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से बनता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, वाटर होता है। पर डे कितना निकलता है, 1.5 लीटर निकलता है। स्लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय इन नेचर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या म्यूसिन होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, एक एंटीबैक्टीरियल नेचर है। और टाइलिन ब्रेक डाउन इनटू स्टार्च को किसमें चेंज चेंज कर देता है, माल्टोज में। कितना परसेंट, 30%। कितना परसेंट, 30%। उसके बाद हम बाइल्स के बारे में देख लेते हैं। तो बाइल्स के बारे में हम आप लोग को क्या बताए थे कि गोल्डन येलो ग्रेनिश होता है, येलो भी होता है, ग्रेनिश भी बताए थे कि बिलिरुबिन और बिलिरुबिन बताए थे। अल्कलाइन नेचर होता है, बाइल पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन फ्रॉम द डेट ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब 120 दिन पूरा हो जाता है तो स्पिलिन में जाके क्या हो जाता है, मर जाता है और टूट जाता है। इसमें क्या बताए थे कि कंटेंट बाइल साल्ट होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा और फॉस्फोलिपिड होगा। बाइल साल्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फैट इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है। उसके बाद हम लोग आप लोग को बताए थे पैंक्रियाटिक जूस, क्या बताए थे, पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस भी बताए थे कि क्या होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है इसमें एंजाइम में, क्या बताया था एंजाइम, देखिए इसमें क्या बताए थे, ट्रिप्सिनोजन बताए थे जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये भी पेप्टाइड्स को क्या करता है, अमीनो एसिड में चेंज करता है। एमाइलोपेप्सिन बताए थे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज बताए थे, और फिर न्यूक्लियस बताए थे जो कि न्यूक्लिक एसिड का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। समझ में आ गया इतना चीज, चलिए। उसके बाद गैस्ट्रिक सिक्रेशन में क्या बताते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में वही अभी पता है, म्यूकस निकलता है, सेल निकलता है, पेप्सिन और रेनिन और लाइपेज निकलता है। स्टेटाइनल जिसमें हम आप लोग के बहुत चीज बताएंगे, जिसे कलेक्टिव बहुत सारा हार्मोन निकाल एंजाइम निकाल रहा है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, म्यूकस भी निकाल रहा है, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज और इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज क्या करता है, इंट्रोकाइनेज का क्या काम है, इंट्रोकाइनेज का क्या काम है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना। ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदलेगा, ट्रिप्सिन में। उसके बाद ये तो बता दिए हम, इंटेस्टाइनल जूस। तो यानी कि सिक्रेशन में समझ लिए, सलाइवा निकला,
सलाइवा निकला, सलाइवरी ग्लैंड निकाला, बाइल्स के बारे में बताया, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बताया, गैस्ट्रिक सिक्रेशन के बारे में बताया, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बताया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डाइजेशन ऑफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें पूरा डाइजेशन में। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े ओवरव्यू में देख लीजिए। बोलस, जब हम लोग खाना खाएंगे तो गोल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, बोलस। क्या कहेंगे, बोलस। यानी कि टीथ एंड टंग मेस्टिकेट द फूड विद द सलाइवा, यानी कि दांत और जीभ जब चबाएगा और जीभ मिलाएगा सलाइवा के साथ एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बोलस। अब उसको हम क्या करेंगे, निगलेंगे, यानी कि बोलस मूव टू फेरनक्स इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस की ओर क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। उसके बाद स्टोमच का क्या पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि फूड को कितना आवर तक स्टोर करेगा, 4 से 5 आवर तक। मिक्स विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द काइम। अब जैसे एसिडिक से मिला क्या हो गया, काइम हो गया। क्या हो गया, काइम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कंप्लीट डाइजेशन में क्या पढ़े थे कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। अब फुली डाइजेस्ट फूड इन सेमी फ्लूइड, जैसे कि उसको क्या कह देंगे, काइल कह देंगे। यानी कि सब भैया पीएच का खेल है। अगर स्टोमच में है तो उसको काइम कहेंगे, और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए उसको क्या कहेंगे, काइल कहेंगे। क्या कहेंगे, काइल कहेंगे। उसके बाद देखते हैं, हो गया डाइजेशन। अब स्पेसिफिक डाइजेशन में हम आप लोग को क्या बताए थे, इसमें देख लीजिए। अब कार्बोहाइड्रेट का हम लोग डाइजेशन बताए थे, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या क्या बताए थे, तो बकल कैविटी में क्या क्या डाइजेशन होगा, स्टोमच में क्या होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बकल कैविटी में क्या बताए थे, बकल कैविटी में हम आप लोग को बताए थे कि सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे आएगा, स्टोमच में। तो स्टोमच में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करने वाले एंजाइम ही नहीं है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बताए थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बताए थे, जो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को 30% किया, ये पूरा काम पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को क्या कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कितना परसेंट करेगा, 70%। ही कितना किया, 30%। उसके बाद माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। फिर लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उसी प्रकार सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पता चल गया। बकल कैविटी में भैया 30% होगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे, स्टोमच में डाइजेशन होगा नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा 70%। माल्टोज को दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है। उसी प्रकार लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रेज क्या कर रहा है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ दे रहा है। समझ में। अब प्रोटीन का डाइजेशन देख लेते हैं, क्या है प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन के डाइजेशन में क्या बताया था कि बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो नहीं होता है, नो डाइजेशन ऑफ बकल कैविटी। स्टोमच में होता है, यानी कि पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओज में क्या कर रहा था, तोड़ रहा था। पहले पेप्सिनोजन एक्टिव हो रहा था, एचसीएल की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई प्रोटीन का। तो क्या बताते हैं कि इंट्रोकाइनेज एक्टिव करता है ट्रिप्सिनोजन को, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन में। इंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। और ए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड, तीनों मिलके प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीओज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डाइपेप्टाइड। अभी डाइपेप्टाइड्स को कौन कर रहा है, डाइपेप्टाइडेज किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि प्रोटीन का पाचन समझ में आ गया, प्रोटीन का पाचन समझ में आ गया। बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। देखो क्या बताया कि बकल कैविटी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, स्टोमच में होगा पे बस प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओज में तोड़ देंगे। फाइनल डाइजेशन है और स्टोमच में इंट्रोकाइनेज वाले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तीनों मिलके प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीओज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डाइपेप्टाइड्स में। और डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेज किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया।
अब बताए थे फैट का डाइजेशन। अब क्या बताए थे? फैट का डाइजेशन। तो फैट का डाइजेशन में हम क्या बताए थे कि स्टोमच में फैट का डाइजेशन होता है, तो हाँ गैस्ट्रिक लाइपेज हाइड्रोलाइज कर देता है स्मॉल अमाउंट में फैट का। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन इसका पाचन होता है, इसमें क्या बताया था कि बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को प्रोसेस में, और पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बताए थे, क्या बताए थे? न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हम क्या बताए थे आप लोग? न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन बताया था कि न्यूक्लियस एंजाइम आएगा, न्यूक्लिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड किसमें कन्वर्ट होगा? साइड में, यानी कि न्यूक्लियोसाइड, और फिर न्यूक्लियोसाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? शुगर एंड बेस में। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड फिर कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइड फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? शुगर एंड बेस में। चलिए इनकी डाइजेशन भी खत्म हो गया, सब चीज का स्पेसिफिक बता दिए कार्बोहाइड्रेट क्या होगा। अब उसके बाद हम क्या बताए थे? इन प्रोडक्ट, यानी कि इन प्रोडक्ट सब का क्या बना? इन प्रोडक्ट क्या बताए थे? कार्बोहाइड्रेट का बना ग्लूकोज बना, फ्रुक्टोज बना और गैलेक्टोज बना। प्रोटीन का क्या बना? अमीनो एसिड बना। फैट का क्या बना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना। अब हम बताए थे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, जो पचा उसको अब एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे? The process of movement of in product into blood and lymph via the intestinal mucosa, and कि intestinal mucosa के थ्रू अगर कोई भी डाइजेस्टिव पदार्थ ब्लड या लिम्फ में जाता जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। मेनली जेजुनम ऑफ इलियम में होता है। मेनली कहाँ पे होता है? जेजुनम ऑफ इलियम में। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। भोजन जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। पैसिव होगा, फैसिलिटेटेड होगा, एक्टिव होगा। तो पैसिव में हम क्या बताए थे कि एटीपी के भैया रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ज्यादा से कम की ओर जाना है तो अपने आप चल जाएगा। एग्जाम्पल बताए थे, सिंपल डिफ्यूजन बताए थे, मोनोसेकेराइड अमीनो एसिड का बताए थे। फिर फैसिलिटेटेड में बताए थे कि कुछ चुने हुए चीज जाएंगे, क्या बताए थे? अब इसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बाय द कैरियर प्रोटीन सोडियम आयन एंड फ्रुक्टोज। मतलब सिंपल समझे कि इसमें चुने हुए चीज। एक्टिव में क्या बताया था कि लो से हाई करना है तो एटीपी के रिक्वायरमेंट होगा, लो टू हाई भेज रहा है। एग्जाम्पल अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम है। मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में हम थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म बताए थे, क्या बताए थे? देखिए अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट देखिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में हम क्या बताए थे कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होता है? वाटर में इनसोल्युबल होता है, यानी कि इसमें नहीं घुलता। अब इसको पहले ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मिसेल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि स्मॉल और स्फेरिकल होता है, वाटर सोल्युबल होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन का कोट लगा देते हैं। और मेसेल्स रिफॉर्म इनटू काइलोमाइक्रोन्स, यानी कि प्रोटीन का कोट लगा दिया, प्रोटीन का कोट लगा दिया तो ढिलाई के थ्रू क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। टेस्ट के थ्रू कहाँ चल जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में चल जाएगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन बताए थे। एब्जॉर्प्शन बताए थे कि ओरल कैविटी में कुछ सम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टोमच में वाटर, सिंपल शुगर का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज का होगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड, यानी कि जो जो चीज पचा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा वाटर का होता है, सम मिनरल्स और ड्रग्स का होता है। समझ में आ गया? चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, म्यूकोस म्यूकस निकालेगा, नो सिग्निफिकेंस, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को क्या करेगा? आगे भेज देगा। अब इजेशन क्या बताए थे? इजेशन यानी कि जो भी अब चीज उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। डिफेसिकेशन वोलेंट्री प्रोसेस होता है। और क्या होता है? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के द्वारा क्या होता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है क्या करेगा? निकालेगा। अब डिसऑर्डर में क्या बताए थे? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या क्या बताए थे? इन्फेक्शन से क्या, कौन कौन इन्फेक्शन से हो सकता है? या तो बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या तो पैरासाइट से हो सकता है, जैसे टेप वन, फ्लेट वन, राउंड वन, हुक वन। उसे वोमिटिंग क्या बताए थे?
वोमिटिंग बताया था कि स्टोमक से जो भोजन बाहर आ रहा है, यानी कि इजेशन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ, यानी कि स्टोमक के थ्रू भोजन वापस बाहर माउथ के थ्रू निकल जाए, उसको क्या कहेंगे? वोमिटिंग कहेंगे। डायरिया क्या बताया था? डायरिया बताया था कि एब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट इंक्रीज द लिक्विडिटी, यानी कि पेट खराब हो जाए, उसको डायरिया कहेंगे। भोजन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जॉन्डिस क्या बताए थे? कि लीवर को क्या होता है? इफेक्ट होता है, और स्किन और आई क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या बताए थे? कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको बाथरूम में नहीं हो रहा। फीसेस रिटेन इनटू रेक्टम ड्यू टू द इरेगुलर बाउल मूवमेंट। उसके बाद इजेशन क्या बताए थे? मतलब इनडाइजेशन क्या बताए थे? कि भोजन पची नहीं रहा, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट, फीलिंग द फुलनेस, लग रहा है कि पेट भरा भरा। कॉज द क्या होगा? एंजाइटी होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, या ओवर ईटिंग, या स्पाइसी फूड होगा। समझ में आ गया? चलिए, यानी कि पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब ऐसे ही हम अगला चैप्टर का भी माइंड मैप हम आपको दे देंगे। थैंक यू।